हम्म। तो बेटा ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कर रखा है, यस मैम। रिसेंटली करवाया है, तो हम फटाफट यस करेंगे। ठीक है, मैम। जल्दी जल्दी जाएंगे आप लोगों के, मुझे रेस्पॉन्स ज्यादा आने चाहिए। तो चैप्टर है हमारा बायो मॉलिक्यूल, इसका वेटेज जल्दी बता दो। बता चुकी हूँ सब कुछ। मैम 3 to 4 क्वेश्चन। 11th की बायो में 3 क्वेश्चन, 12th केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन, और हम ऐसा पढ़ेंगे जो कि आपका बायोकेमिस्ट्री दोनों कवर हो जाता है। 5 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स, अच्छा खासा इसका वेटेज है। इससे आपका न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल इजी वाला आता है। न्यूमेरिकल क्या आता है, ए दिया हुआ है तो टी निकाल लो, है ना, सी दिया हुआ है जी निकाल लो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम क्यों पढ़ते हैं ये मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल किसको बोलते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी होते हैं, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, या फिर हमारी बॉडी के एक एक पार्ट को बनाते हैं और उनको फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, दैट आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल कौन कौन से, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और इन सब में आपको क्या मिल जाता है, कार्बन की चेन मिल जाती है, कार्बन की चेन मिल जाती है, दैट्स व्हाई दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो क्या है, टेबल्स। सारे टेबल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, और सबसे पहला जो टेबल है बेटा आपका वो क्या है, 9.1 टेबल। आप ही लोगों को पढ़ाया है ये, वो मैथ्स उसी का है। ठीक है, 9.1 टेबल आपका है, ये क्या बताता है कि आपका अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी से कैसे अलग है। एनसीईआरटी के पहले पेज में ही लिखा हुआ है कि अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी, दोनों में सेम एलिमेंट जब पाए जा रहे हैं तो अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी से कैसे अलग है। सबसे पहला क्या है बेटा, सबसे पहला क्या है, वेटेज, जो एलिमेंट है उसका वेट दोनों में अलग अलग है। दूसरा, अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन है, ह्यूमन बॉडी में सिलिकॉन नहीं है। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में आपको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अच्छा खासा मिलता है और अर्थ क्रस्ट में वेरी लिटिल मिलता है। ठीक है, और नाइट्रोजन की वजह से ही हमारा क्या बनता है, क्या जरूरत है हमारे बॉडी में नाइट्रोजन की, बताओ बेटा। बेस पेयर जो बनते हैं, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल बनता है उसमें नाइट्रोजन का देन है कि नहीं, यस मैम। है कि नहीं। यस और मैम। आपने यस मैम। पढ़ा भी है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें N15 N14 में रखा जाता है ई कोलाई को। यस मैम। ठीक है, इसलिए रखा जाता है ना कि उसका जेनेटिक मटेरियल में वही वाला नाइट्रोजन आ जाए। ठीक है, तो यस मैम। ये हम जानते हैं 9.1 में यही समझना है हमें। और अर्थ में क्या क्या चीज अबंडेंस में मिलती है, इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी, हीना कैफे में सिंपल मैगी खाती है, हीना हीलियम, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, हीना कैफे में सिंपल मैगी खाती है। तो ये सारी चीजें अगर इन 4-5 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट आता है तो इसका मतलब वो किस में है, अर्थ में है। और ह्यूमन बॉडी में इसके अलावा जो भी एलिमेंट आएगा, तो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है बताओ, बताया हुआ है कैसा क्वेश्चन आता है बताओ, आपको अब तो क्वेश्चन भी पता मैम होना एक तो अर्थ क्रस्ट का ऑर्डर आ सकता है कि कौन सा सबसे ज्यादा है या कौन सा सबसे कम है। और वेरी एक गुड। क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा अमाउंट किसका ज्यादा है, लाइक अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है सिलिकॉन यस, का कि या इसमें ज्यादा है ह्यूमन बॉडी में। वेरी गुड। सीक्वेंस आ सकता है कि यस किस मैम। में, है ना, अर्थ क्रस्ट में कौन सा सबसे ज्यादा है कौन सा कम है। फिर उसके बाद आपको जैसे 4 एलिमेंट दे दिया और मान लो उसमें नाइट्रोजन भी डाल दिया। ठीक है, अर्थ क्रस्ट, अर्थ वाले ये 4 दे दिए, सोडियम दे दिया, कैल्शियम दे दिया, सिलिकॉन दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, और साथ में मान लो नाइट्रोजन दे दिया, और पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट वेरी लिटिल अमाउंट इन अर्थ। तो समझ में आ जाएगा भाई ये चारों तो अर्थ में है अबंडेंस में, नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, समझ गए। नाइट्रोजन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा। अब इतनी बार हम लोग चैप्टर्स को पढ़ लिए हैं तो आप
कि महारत चैप्टर में तब हो जाती है जब आपको ये पता हो जाए कि हर लाइन से क्वेश्चन कैसा बनने लगा है। ठीक है, इस टेबल से किस किस तरह का क्वेश्चन आता है, तब उसको कहते हैं कि एनसीईआरटी में महारत हासिल कर लेना। ओके, फिर उसके बाद आपका है एनालाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि भाई एनालाइज करो ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हम नहीं मानेंगे, है ना। आप बोल रहे हो कि ये सारे एलिमेंट हम में मिलते हैं, हम नहीं मानेंगे, तो हम साइंटिस्ट हैं, हम प्रूफ करके दिखाएंगे। प्रूफ कैसे करेंगे? चूहा पकड़ेंगे, उसका लीवर निकालेंगे, सलाइन वाटर से वॉश करेंगे, फिर उसमें क्या डालेंगे, कौन सा एसिड डालेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। कौन सा एसिड? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड साइटोलाइसिस करता है। मैम बोथ आर करेक्ट एंड वो उसका सही एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालते ही वो साइटोलाइसिस करता है, मतलब सेल के एक एक पार्ट को, एक एक बायोमोलिक्यूल को अलग कर देगा, और फिर उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, हम उसको फिल्टर कर लेंगे। नाउ उसके बाद जो बड़ी चीज आती है फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम क्या करते हैं, जला देते हैं। यस क्योंकि मैम। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करता है, कार्बन किसके साथ पसंद करता है बेटा जाना? कार्बन को होता प्यार है जो है ऐश में ऑक्सीजन कन्वर्ट से। हो जाता कार्बन को प्यार है ऑक्सीजन से, तो जब जलाएंगे तो कार्बन चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ छुट्टी पे, और बच जाएगी क्या, यादें, राख, है ना, ऐश। उसको फिर हम जाएंगे टेस्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा इनऑर्गेनिक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी हमने किया हुआ है। एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, तो इससे पहले मैं जरा सा आपका थोड़ा सा टेस्ट ले लूं। देखो, पढ़ा तो मैं चुकी हूं, अब मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊंगी कि क्वेश्चन कैसा आता है। क्या आप रेडी हैं? ऐसे पढ़ाऊं कि जैसा पढ़ाया जाता वैसे? है। यस मैम। मैम क्वेश्चन बेस्ड ना, क्वेश्चन बेस्ड ना। ठीक है, तो क्वेश्चन बेस्ड हम पढ़ेंगे। ये आपका मसलिन क्लॉथ हो गया, ये आपका कंटेनर हो गया। इसमें ऊपर क्या है बेटा? ऊपर जो बड़े बड़े हैं इनको हम क्या बोलते हैं? रिटेंटेट और रेसिड्यू। रिटेंटेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिटेंटेट बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। और क्या बोलते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल, इनसॉल्युबल पूल बोलते हैं। ठीक है, और नीचे जो छनकर आया, ठीक है, नीचे जो छनकर आया, ये क्या है आपका? फिल्ट्रेट, माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल और क्या है? एसिड सॉल्युबल पूल है। ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल है। अब मुझे ये बताओ, बायो मैक्रोमोलिक्यूल का साइज कितना होगा? इसका साइज कितना होगा? मैम मैक्रो वाले का 800 डेल्टन से ज्यादा होगा, और जो माइक्रो वाले होंगे उनका 800 डेल्टन से कम होगा। 800 to 10 के डेल्टन। यस मैम। डेल्टन। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? लेस देन 800 डेल्टन। ठीक है, लेस देन 800, मतलब आप 18 से, लेस देन 800 कितना? 18 से लेके 800 डेल्टन। मैम ये 10 के जाता है कि 1 के जाता है? 10 के तक जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से बायो मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? मैम जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वहाँ पे पॉलीमर प्रेजेंट होंगे, लाइक न्यूक्लियोसाइड, प्रोटीन, लिपिड। डीसी में आ जाता है, लिपिड एक्सेप्शन में आता है। प्रोटीन, कार्ब्स, है ना, प्रोटीन, कार्ब्स और लिपिड होगा यहाँ। ठीक है, लिपिड होगा। लिपिड चूंकि आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, बट यहाँ पे होगा क्यों? क्योंकि क्लस्टर में है, वो क्लस्टर में रहता है।
ठीक है, क्लस्टर में है। तो न्यूक्लिक सारे एसिड, के सारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा? पॉलीमर। सारे पॉलीमर्स। के सारे पॉलीमर प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा या न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा? मैम न्यूक्लिक एसिड साइड एसिड। आएगा ना, मतलब न्यूक्लिक एसिड। मैम हाँ, न्यूक्लिक एसिड आएगा। न्यूक्लिक एसिड या फिर आप न्यूक्लियोसाइड भी बोल सकते हो, न्यूक्लियोसाइड भी आ सकता है, दो है ना इसमें, है ना, यस। दो है। यस। और आप इसको क्या बोल सकते हो यहाँ पे? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे आ जाएगा। प्रोटीन का क्या है सिंपल फॉर्म बेटा? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स। ठीक है। अमीनो एसिड, ओके, कार्ब्स का क्या हो जाएगा? ग्लूकोज वगैरह होगा, ठीक है। ग्लूकोज, ओके, फिर आपका न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह हो जाएंगे। ये सारी चीजें नीचे प्रेजेंट हो जाएंगी। वेरी गुड, ठीक है। यस मैम। नाउ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कुछ बच्चों का लग रहा है ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। मैम एनसीईआरटी में एक पेज पे मैम इनका डायग्राम स्ट्रक्चर्स, मैम वो भी याद करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, अब तो बेटा जरूरी हो गया। वो सारे डायग्राम जितने हैं ना एनसीईआरटी में दिए हुए, जो स्ट्रक्चर दिए हैं, डायग्राम तो नहीं बोलोगे, स्ट्रक्चर जो दिए हुए हैं आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैम बहुत एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। हाँ, बेटा नोट्स तो है ना इसका, तो इतना शानदार मैंने नोट्स ऑलरेडी करवाया हुआ है, मैं फिर भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स बहुत डिटेल में और बहुत शानदार नोट्स मैंने, अगर तुम सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ के चल जाओगे ना उतना काफी है। हाँ, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड और बेटा बायोमोलिक्यूल, मतलब अपने मुंह से अपनी बड़ाई, ये मेरा क्या है? वो स्टैम्प मार्क वाला चैप्टर है, ठीक है। मैं इसमें बोल सकती हूँ कि मैं आपको तैयारी इतनी अच्छे से करा दूं कि ये चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बन जाएगा। फिर है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में आपको क्या पढ़ना है कि भाई ये मोनोमर है। अमीनो एसिड को अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अमाइन ग्रुप है और COOH ग्रुप है। इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं, क्यों? अब देखो एक स्टेटमेंट आ गया कि अमीनो एसिड इज नोन एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, दूसरा स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। कुछ भी उठपटांग स्टेटमेंट लिख दिया, लेकिन इसका सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, 4 H होते हैं एंड 4 H के जगह पे आपको एक जगह अमाइन लग जाता है, एक जगह COH लग जाता है, एक जगह R होता है और एक जगह H होता है ना। तो Yes. इसीलिए इसको हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं, क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। और इसमें हम H को हटा हटा के सब्स्टिट्यूट कर करके नया कुछ ऐड करते जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब मुझे फटाक से बता दो कायरल कार्बन क्या होता है? सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। कायरल कार्बन क्या होता है? कार्बन होता है इसमें चारों अलग-अलग कार्बन कार्बन होगा। वो डिफरेंट डिफरेंट चारों कंपाउंड से बॉन्डेड रहता चारों पड़ोसी अलग, है। है ना। कायरल कार्बन कौन है? चारों पड़ोसी इसके क्या होंगे? अलग होते हैं। एकदम लिख लो बुक में, चारों पड़ोसी अलग, ऐसे लिख लो, चारों पड़ोसी अलग, ठीक है। ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी जो है अलग ही है। तो आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें चारों पड़ोसी अलग नहीं है? भाई जो कायरल नहीं है वो कौन है आपका? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एंड ग्लाइसिन इज नॉट कायरल एंड ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट, ठीक है। ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ये भी क्वेश्चन आपका PYQ है कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन है? तो ग्लाइसिन है, ओके। क्यों है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड? क्योंकि यहाँ पे R के जगह सिंपली क्या रखा हुआ है? H। R के जगह पे कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, सिंपल क्या रखा हुआ है? H। क्लियर, ठीक है। यस मैम। उसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। और आपका 3 तरह का अमाइनो एसिड होता है, एसिड, बेस और न्यूट्रल वाला, ठीक है। एसिड वाले अमाइनो एसिड को कैसे पहचानोगे?
कि ये एसिड है। सबसे पहले तो अगर नाम दिया है तो पहचान जाओगे कि एसिड लगा हुआ होगा। ग्लूटामिक एसिड लिखा होगा या क्या लगा होगा बेटा, लास्ट में 8 लगा होगा। ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड भी लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, ग्लूटामेट लिख सकते हैं। तो दोनों क्या है, एसिडिक है। या अगर आपको मान लो स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर में बच्चे फंस जाते हैं, स्ट्रक्चर दिया है और आपसे पूछ रहा है ये किस तरह का अमाइनो एसिड है, ठीक है, तो कैसे पहचानोगे? अगर एक्स्ट्रा एसिड ग्रुप है, देखो COOH पहले से था, एसिड इसके पास था, R की जगह पे एक्स्ट्रा एसिड लग गया तो क्या हो गया, एसिडिक। R की जगह पे एक्स्ट्रा बेस लग गया, अमाइन लग गया तो बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। और अगर कुछ नहीं लगा, ना बेस लगा ना एसिड लगा, तो वो क्या हो गया, सिंपल अमाइनो एसिड, आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ठीक है। फिनाइल की रिंग लग गई तो आपका क्या हो गया, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एसिड लगा तो एसिडिक हो गया, एक्स्ट्रा बेस लगा तो बेसिक हो गया, और अगर इस दोनों में से कुछ नहीं लगा तो आपका क्या हो जाएगा, बेसिक न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन क्या बनता है, अमाइनो एसिड से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन सा है। तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर आएगा तो कैसे पहचानोगे, यहाँ SH लगा है ना, जहां भी SH लगा होगा वो कौन सा है, सल्फर कंटेनिंग है। वो क्या बता रहा है, सल्फर कंटेनिंग, ठीक है। जहां पे OH लगा है, अल्कोहल का ग्रुप होता है ना OH, तो वो अल्कोहलिक। जहां पे बेटा ऐसी रिंग बनी है, ये एरोमेटिक रिंग है कि नहीं, यस मैम। है ना, तो ये हो गई आपकी एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर से पहचानना है। दूसरा, आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, 3-4 एग्जाम्पल होंगे, जैसे सल्फर पूछेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सिस्टीन, मेथियोनिन, सेरीन, टायरोसिन दे दिया। तो आपको याद रखना है सल्फर कंटेनिंग का कौन सा है, सिस्टीन और मेथियोनिन। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, CM क्या करता है, CM सल्फर लेता है, पागल है, CM क्या लेता है, सल्फर लेता है ना, सल्फर खाता है, पागल है। फिर अल्कोहलिक का क्या बताया था कि शेर अल्कोहल पी के थरथराता है, इसकी वीडियो भी भेजी थी आपको, यस मैम। याद है? हाँ मैम देखी थी। है ना, आयुष ने, यस मैम। आयुष बंसल ने फिर उस पे कमेंट भी किया था, मैम आपका वाला ट्रिक, हाँ, कि उसको उसने पी लिया था और वो यूं लड़खड़ा के आदमी के साथ ऐसे चल रहा था जैसे वो डॉगी हो उनका, है ना। तो शेर अल्कोहल लेकर के क्या करता है, थरथराता है। फिर एरोमेटिक मतलब खुशबू, खुशबू किसमें आ रही, फिनाइल का पोछा लगता है तो खुशबू आती है, ठीक है। अब खुशबू बदबू जो बोल लो, किसी किसी को बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। और टायर जलता है, टायरोसिन, टायर जलता है तो भाई अरोमा आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड की ट्रिक। फिर एसेंशियल अमीनो एसिड, चलो बताओ एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है। मैम जो हमारी बॉडी बॉडी में नहीं जो बॉडी में नहीं होती फूड से चाहिए होता है, जो हमारी जो हमें डाइटरी फॉर्म में लेना पड़ता है। वेरी गुड, जो हमें लेना पड़ता है, जो हमारी essential है, बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, जो हमें मतलब मैम डाइट में लेना पड़ेगा। इसको बेटा कंफ्यूज कभी नहीं होना है, सिंपल याद रखो, एसेंशियल मतलब इसको खाना एसेंशियल है भाई, खाना एसेंशियल है, ठीक है। अब खाना क्यों एसेंशियल, क्योंकि बॉडी नहीं बना रही है, इसीलिए खाना एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल वाला कौन है, जिसको बॉडी बना रही है, बॉडी बोल रही भाई चिल मारो, है ना, मैं बना लूंगा, तो उसको आपको नहीं खाना है। नॉन एसेंशियल वाला नहीं खाना है आपको, एसेंशियल वाला आपको खाना है, तभी इससे क्या बनेगा आपकी बॉडी मैम में। NCERT में लिखा है कि 20 अमाइनो एसिड्स हैं, तो मैम वो जो 20 है वो इसेंशियल है। बेटा 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है, ठीक है। ओके। चलो मैं बता देती हूँ, देखो 10 नॉन एसेंशियल है, 10 एसेंशियल है, ठीक है। अब एसेंशियल वाली की मैंने ट्रिक बता दी थी आपको, वीआईपी हॉल में टीटी, VIP हॉल में TT। ठीक है, वीआईपी हॉल में टीटी। और इसको इसमें आर्गिनिन और हिस्टिडीन की जरूरत कब पड़ती है, जब
बच्चा ग्रो हो रहा है वोम्ब में, उसके फीटस। बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती ग्रोइंग फेज में, और उसके बाद सिर्फ आपको ये 8 एसेंशियल अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है आपकी डाइट में। ठीक है, तो बेटा इसको ऐसे भी याद कर लो, ट्रिक की क्या जरूरत है, ऐसे भी याद कर लो। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन ल्यूसिन 2 बार आ गया, फिर लाइसिन आ गया, ल्यूसिन ल्यूसिन लाइसिन। ठीक है, फिर मेथियोनिन, फिनाइलनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ये खुद याद कर लो, और नहीं तो वीआईपी हॉल में टीटी तो है ही। ठीक है, और बस ये याद रखना है, मान लो कि आपको दे दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल, और वहां पे थ्रियोनिन भी दे दिया, ट्रिप्टोफैन भी दे दिया टी से, और टायरोसिन भी दे दिया, तब फंस जाओगे कि हमने तो याद रखा वीआईपी हॉल में टीटी, अब टी से कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना नॉन एसेंशियल में, नॉन एसेंशियल में टी फॉर टायरोसिन आता है। भाई टायर खाना जरूरी है क्या, ऐसे याद रखो, टायर खाना जरूरी, टायर खाते हो, नहीं खाते हो ना, टायर नहीं खाते हैं भाई हम, तो टायर नॉन एसेंशियल है। ओके, टायर नॉन एसेंशियल है। ओके, फैन, फैन की हवा खाना जरूरी है ना, फैन की हवा, ट्रिप्टोफैन। यस मैम। ओके, तो ये जरूरी है खाना। चलो, ज्वीटर आयन, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको इस बार के लेक्चर में भी बताया था। बताओ ज्वीटर आयन क्या होता है। मैम जिसमें प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों आ जाता है तो हमारा ज्विटर आयन फॉर्म हो जाता है। हाँ, सिंपल सिंपल। दोनों चार्जेस। ज्वीटर का मतलब ही होता है हाइब्रिड आयन, ऐसा अमीनो एसिड जिसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो वो हो गया ज्वीटर आयन। क्वेश्चन कैसे आएगा मैम इससे, क्वेश्चन आएगा कि कौन सा सॉल्यूशन आपका ज्वीटर आयन बनाता है, एसिड वाला, बेस वाला, या न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल वाला बनाता है। ठीक है, कौन बना रहा है बेटा, न्यूट्रल वाला। यहाँ पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। या सबसे सिंपल क्वेश्चन इससे क्या आता है कि आपको ये डायग्राम दे देगा, ठीक है, ये तीनों डायग्राम दे देगा, बोलेगा ज्वीटर आयनिक फॉर्म कौन सा है, तो इजी है ना, जिसके पास पॉजिटिव भी है जिसके पास नेगेटिव भी है वो क्या है, ज्वीटर आयनिक फॉर्म है। है ना। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था बेटा कि अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड को पहले हम एसिड में डालेंगे, तो एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, अमीनो एसिड, एसिड क्या करता है, डोनेट करता है या लेता है, मांगता है, देता है मैम, डोनेट करता है ना। डोनेट करता है बेटा। एसिड ना, एसिड एसिड क्यों है, एसिड इज ताकतवर ना, ताकतवर कब होगा, जब बंदा डोनेट करेगा किसी को कुछ। ठीक है, ताकतवर तब होगा जब बंदा कुछ डोनेट करेगा। तो एसिड डोनेट करता है अमीनो एसिड को, बोलता है रख ले भाई, तू मेरे घर मेहमान बन के आया था, रख ले। क्या रख ले, प्रोटॉन रख ले। तो जैसे ही प्रोटॉन रखता है ये क्या बन जाता है बेटा, H2N से H3N हो जाता है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। ठीक है, ऐसी बेस में जब रखते हैं तो बेस, बेस क्यों है, बेस कमजोर क्यों है, इसलिए क्योंकि वो लेता है, लेने वाले का हाथ नीचे, वो लेता है। याद रखो हमेशा जो डोनर होगा वो स्ट्रांग होगा, है ना, एसिड स्ट्रांग होगा, मेटल स्ट्रांग होगा, देंगे ना ये लोग देंगे। ठीक है, बेस लूज कर रहा है, बेस क्या बोल रहा है, जो मेहमान आया उससे बोल रहा है भाई जाते जाते कुछ पैसे दे जा, हाँ जैसे बच्चे करते हैं, जाते जाते कुछ दे जाइए नाना जी, चाचा जी कुछ दे जाइए, चॉकलेट खाएंगे। तो ये मांग रहा है इससे, तो मांग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक अमीनो एसिड का क्या हट जाएगा, प्रोटॉन घट जाएगा ना, तो नेगेटिव में चला जाएगा। समझ गए, भूल जाते हो तुम लोग लेकिन। ये जो लाइन है पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, ये लिखा है मैंने आप ही लोगों के लिए, इससे क्वेश्चन बनता है आपका। फिर मैंने बताया था लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स का फंक्शन क्या है ये नहीं आता है, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा बताया हुआ था आपको। नाउ इसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं बेटा,
मैम ADE के कीड़ा, विटामिन ए, हाँ जिसमें आपने है ना? कीड़ा ट्रिक बताई थी। कीड़ा, हाँ कीड़ा फैट सॉल्युबल है ADE के। इसको आपको बॉडी में सॉल्युबल करना है तो आपको क्या लेना होगा साथ में? फैट। पानी से खाली नहीं होगा, पानी से खाली नहीं होगा। जैसे अगर आप आयरन खा रहे हो, आयरन की गोलियां खा रहे हो, तो आपको साथ में क्या लेना पड़ेगा? विटामिन सी लेना पड़ेगा, नहीं तो आयरन की गोलियां क्या करेंगी? कॉन्स्टिपेशन। फिर बोलोगे दवाई खा रहे हैं तो हम तो भाई और परेशान हो गए। समझ गए? तो आयरन खा रहे हो तो साथ में विटामिन सी खाओगे, आयरन को तोड़ेगा ना विटामिन सी। समझ गए? वो एसिड है। हाँ, तो क्लासेस ऑफ, ये मैंने फिर से दोबारा इसलिए बताया है क्योंकि गर्ल्स है यहाँ पे, गर्ल्स को आयरन की बहुत जरूरत पड़ती है। आप जब भी आयरन की गोलियां खाते हैं बेटा, साथ में विटामिन सी जरूर लीजिए। समझ गए? मैम स्कूल में तो बस ऐसे ही दे देते हैं आयरन के गोले। नहीं, आपको विटामिन सी जरूर लेना है। आप आजकल तो मिक्स आता है विटामिन सी के साथ बहुत सारी आयरन की गोलियां, और नहीं तो आप ऑरेंज जूस के साथ लीजिए या फिर लेमन जूस के साथ लीजिए, कुछ तो विटामिन सी लीजिए। समझ गए? और मैम वो तभी, कैल्शियम के लिए हमको जिंक लेना पड़ता है ना शायद उसके हाँ, साथ। प्रोटीन के लिए, यस ठीक है, मैम। प्रोटीन के लिए आपको जिंक लेना पड़ता है। ठीक है। सो क्लासेस ऑफ लिपिड्स हमने पढ़ लिया था, होमोलिपिड, हेट्रोलिपिड, ग्लिसराइड। ठीक है, LDL HDL ये सब अब मैं दोबारा नहीं पढ़ा रही हूँ आपको। नाउ पैल्मिटिक और एरिकडोनिक से क्वेश्चन आता है, पैल्मिटिक और एरिकडोनिक से क्वेश्चन आता है। ये डिराइव्ड लिपिड है। ठीक है, ये डिराइव्ड लिपिड है। डिराइव्ड लिपिड मतलब बना हुआ है। ठीक है, और जो आपके सिंपल कंपाउंड है ना, इन्हीं सब से बना हुआ पैल्मिटिक लिपिड। पैल्मिटिक लिपिड किस में मिलता है बेटा? कोकोनट से। ठीक है, एरिकडोनिक आलमंड से मिलता है आपको। ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी में पैल्मिटिक और एरिकडोनिक का दिया हुआ है कार्बन एटम, कितने कार्बन किसमें होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता है और एरिकिडोनिक में 20 हाँ, होता है। पैल्मिटिक में आपका 16, एरिकडोनिक में 20, और आपको इसका ये भी याद रखना है, एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, यस मैम दिया दिया है है। ना? तो बेटा COOH है, COOH है तो ये क्या है? फैटी एसिड ही है, फैटी एसिड ही है। और इसके पास कार्बन कितने होने चाहिए? 16 होने चाहिए, और इधर कितना होना चाहिए? 20 कार्बन होना चाहिए। ओके, फिर आपका आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। फटाफट मुझे बता दो, फटाफट मुझे बता दो कि सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है या अनसैचुरेटेड में? मैम अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड बॉन्ड में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होना अच्छा है या खराब मैम है? अनसैचुरेटेड है ना? मैम अच्छा है। जितना डबल बॉन्ड उतना अच्छा ऑयल। तो आपका सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड किस में होते हैं? मैम मस्टर्ड ऑयल, मैम ऑलिव ऑयल, नहीं मैम ऑलिव ऑयल सेसमे ओला ऑयल। ट्रिक बनाई थी, एराकिडोनिक होता है, और एराकिडोनिक में सबसे ज्यादा होता है। एरिकडोनिक। ठीक है, आपका एराकिडोनिक में जो आपके बादाम का तेल है ना, वो सबसे जो है बेस्ट माना जाता है। उसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं, 4 डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, ये मैम वो सबसे खाने में बेस्ट। यूज करते हैं। हाँ, बादाम का तेल, कोल्ड प्रेस्ड बादाम का तेल मिलता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, स्किन में जल्दी मैम एब्जॉर्ब हो जाता है। शेफ और लोग ऑलिव ऑयल और सेसमे ऑयल यूज करते हैं। हाँ, ऑलिव ऑयल भी अच्छा होता है, मतलब वो भी आपका बहुत ही उसमें भी डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, और आपका मेन है कि सैचुरेटेड नहीं है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड जो भी ऑयल फॉर्म में है वो ज्यादा बेटर है, इसीलिए मस्टर्ड ऑयल को भी हम अच्छा ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा अगर बात करो तो ओला, आपकी मतलब आपकी बुक बताती है, अभी तो अब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पहले दिया हुआ होता था ओला। ठीक है, ओला क्या है आपका? ऑलिक, लिनोइक, लिनियोइक, फिर एरिकडोनिक। एक बार और बोल।
क्या नाम ओला का? हाँ मैम, ओला का। ओ से आपका हो गया ओलिक, फिर लिनोइक, फिर लिनियोइक, फिर एरिकडोनिक। ठीक है? ओके मैम। मैम अब कोई ओला की फुल फॉर्म पूछेगा ना, ओला क्या नहीं, थी नहीं ये पूछेगा, बताइए। नहीं पूछेगा। ठीक है? ओला कैब। ठीक है। मैम मैं ओला कैब की बात कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, कोई पूछेगा तो ये बता दो। ठीक है। ओला बेटा मैंने आपको क्या बताया कि इस तरह के आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं ये सारे के सारे ओला। अगर आपको किसी ऑयल में ऑलिक मिलता है, एरिकडोनिक लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, लिनियोइक मिलता है, मतलब कि वो अच्छे ऑयल हैं। समझ गए? इसका मतलब वो अच्छे ऑयल हैं। फिर हमने पढ़ा था ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड क्या होता है बेटा, बताओ क्या होता है? ये ग्लिसरॉल है। क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड की चेन क्या बन जाती है? ट्राइग्लिसराइड। अगर इसमें से मैं हटा दूं ये और सिर्फ 2 फैटी एसिड की चेन बन गई तो क्या बन जाएगी? डाइग्लिसराइड। ठीक है। फॉस्फोलिपिड जो होता है, फॉस्फोलिपिड जो आपका बनता है उसमें 2 टांगे होती हैं। ठीक है, 2 टांगे होती हैं। कुछ याद आ रहा है फॉस्फोलिपिड के बारे में? अभी अभी उस चैप्टर में पढ़ाऊंगी मैं, सेल वाले में। फॉस्फोलिपिड में 2 टांगे, बीच में क्या होता है बेटा? ग्लिसरॉल, और ऊपर में उसका थोपड़ा जो कि किसका बना होता है? फॉस्फेट का बना होता है ना? तो ये कहाँ से आता है? ये यही जो आपका फैटी एसिड है ना, फैटी एसिड ही ब्रेक हो करके ये यहाँ जब जुड़ जाता है ग्लिसरॉल के ऊपर ऐसे, तो आपका क्या बनता है? फॉस्फोलिपिड बनता है। क्या बनता है? फॉस्फोलिपिड। ये सब आपके में नहीं है। आप लेकिन जब मैंने इनको पढ़ाया था ना, फॉरेनर्स को, तो उनकी बुक में था कि ये बनता कैसे है। उसमें था भाई को भी साहब, पढ़ा उसके तो है। पूरे स्ट्रक्चर थे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाना पड़ा था मुझे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो आपकी सेल मेम्ब्रेन में होता है, बहुत तरह के फॉस्फोलिपिड होते हैं। आपको मतलब किससे रखना है? जो सेल मेम्ब्रेन में है। जो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड है उसका क्या नाम है? लेसिथिन। क्या नाम है बेटा? लेसिथिन एक जगह और निकलता है। सैली बताएगी। सैली है क्लास में? नो मैम। सैली, हाँ अलीशा बताएगी। अगर ब्रीदिंग एक्सचेंज पढ़ा है, लेसिथिन कुछ याद आया? मैम यस, जो हमारा जहाँ पे हमारा बेसमेंट सब्सटेंस होता है और वहाँ पे क्लारा सेल्स होते हैं जो कि लेसिथिन हाँ, निकालते हैं, जिससे क्लारा सेल एनाटॉमिकल होते हैं जो स्ट्रक्चर क्या मेंटेन निकालते हैं? रहता है। यस, याद आ गया लेसिथिन एकदम से। निकालते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। याद आ गया होगा अब। ठीक है, लेसिथिन। और बेटा ये एनसीईआरटी में दिया है ये डायग्राम, तो अभी तक तो नहीं आया है ये भयानक सा डायग्राम, लेकिन क्या पता आपकी किस्मत बहुत अच्छी निकल जाए, है ना? क्या पता आपकी किस्मत बहुत अच्छी निकल जाए तो आपके में आ जाए। तो बेटा ये वाला पार्ट, इससे घबराना नहीं है। ठीक है, COOR वाला पार्ट क्या है? एसिड है, फैटी एसिड। 2 फैटी एसिड की चेन दिख रही है, 2 फैटी एसिड की चेन। ठीक है, इधर बेटा ग्लिसरॉल, इधर OH ग्लिसरॉल लगा है। यहाँ पे आपका क्या बन गया? फॉस्फेट। इधर क्या बन रहा है बेटा? फॉस्फेट का ये पूरा बन रहा है ऊपर। क्लियर? ठीक है, तो बेटा ये अगर स्ट्रक्चर आता है तो डरना नहीं। एक बार भी अभी देख लिए हो तो वहां याद आ जाएगा कि अच्छा ये तोड़ के तो मैं देख लूं ये है क्या। और आपकी बायोलॉजी की बुक में ऐसा भयानक जो थोपड़ा है सिर्फ इसी का है। तो जैसे ही बायोलॉजी में अगर इस तरह का भयानक का फोटो आता है
तो उसको ध्यान से देखना कि अरे हमने तो क्लास में पढ़ा था इसको, ठीक है, समझ जाना कौन है मैम ये। इसमें 3 मिथाइल ग्रुप एडेड है ना, तो बस इसी हाँ से याद रख लेंगे। हाँ ठीक है, तो ये क्या है आपका फॉस्फोलिपिड है, समझ गए, ऐसे करके बेटा याद। ये क्वेश्चन 2022 का, 2022 में जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न था बेटा, पूरी एनसीईआरटी की पैराग्राफ दे दी गई थी पूरी। ये पता है, ये आपका एनसीईआरटी का पूरा एक पैराग्राफ है, एक पेज का पूरा पैराग्राफ है, और उसमें छोटे छोटे चेंज करके, एकदम माइनर चेंज करके दे दिया था, और बच्चों ने ना वो माइनर छोटी छोटी बातें पढ़ी नहीं और गलती की थी, ठीक है। जैसे लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। क्या लेसिथिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है वो ग्लाइकोलिपिड है? नहीं, वो क्या है? मैम इसका आंसर 4 वाला होगा मैम, इसका 4th आंसर। ठीक है, नहीं आप आंसर तो दिया हुआ है, आप ये समझो कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। छोटी छोटी मतलब मिस्टेक यहाँ पे, सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोसेस वन और मोर, क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये तो होगा नहीं, अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। और बाकी आपका गिंगली ऑयल, ये सब पता है, गिंगली ऑयल वगैरह जनरली अवॉइड करते थे पढ़ना। हाँ, ये सब थोड़ी आता है कि गिंगली ऑयल का लो मेल्टिंग पॉइंट है और ऑयल ही रहता है विंटर में, ये कौन पढ़ने जाता है, ये तो एक्स्ट्रा है। लेकिन बेटा ये सब आ गया था। तो ना जब हमने जब पेपर रिव्यू किया कि पेपर क्या आया, तो लिटरली सच बता रही हूँ, ये गिंगली ऑयल देख करके मैंने बोला ये तो नहीं पढ़ा है बायोमोलिक्यूल में, ये बाहर से दे दिया है। फिर जब मैंने फिर से पढ़ा, मैंने बोला अरे यहाँ छुपा हुआ है। ये एनसीईआरटी में था। एनसीईआरटी ऐसी बुक है बेटा, जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ नया दिख जाएगा, लगेगा अरे ये तो मिस हो गया था, समझ गए। तो हमसे भी मिस होता है, इतनी बार पढ़ लेने के बाद भी मिस होता है। मुझे लगा नहीं 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 ये तो था नहीं, लेकिन ये था, ठीक है, समझ गए। तो आपको एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड बनता किससे है बेटा? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लिक एसिड बोलते किसको हैं? डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। फिर डीएनए मोटा भाई, आरएनए पतला भाई, मतलब डीएनए में डबल है ना, डबल सीडी, आरएनए में सिंगल सीडी। कैसे बनता है बेटा? बहुत अच्छे से मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ाया है। शुगर बेस फॉस्फेट है, तीनों मिला करके लड्डू बनते हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, है ना, सब पढ़ चुके हैं अपन। चलो अब मुझे ये बता दो, ये इधर हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं थोड़ा। कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? बताओ। डाइसल्फाइड बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? मतलब हमें बताना है मैम कि एक तो जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं। होता है, ग्लाइकोसिडिक होता है, ग्लाइकोसाइडिक होता है। हाँ हाँ, कौन कौन सा होता है बेटा? ग्लाइकोसिडिक हाइड्रोजन बॉन्ड और फॉस्फोइस्टर और एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। देखो इतनी बार बताने के बाद भी जिन फॉस्फोएस्टर क्यों नालायकों होगा? को, सुनो, जिन नालायकों को याद ना आए, याद रखना, मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि एक वेटर है जो दोनों तरफ से हाथ में, एक वेटर है जो दोनों तरफ से हाथ में थाली पकड़े हुए है। तो ये जब थाली पकड़ा तो यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ बॉन्ड बना, बनेगा बॉन्ड, है ना। फिर ये वाला इससे जुड़ा है, ये वाले वेटर से, तो यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा। 3 बॉन्ड जो मेन बॉन्ड है वो बनेंगे। तो मुझे फटाफट बताओ कौन कौन सा बॉन्ड बनता है, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक ग्लाइकोसिडिक और मैम फॉस्फोडाइस्टर। चलो वेरी गुड, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मतलब क्या है? साइड में बन रहा शुगर है, और बेस के बीच ठीक में। है। शुगर और ग्लाइको का मतलब क्या हो गया? शुगर, और साइड में क्या है? बेस है, तो ग्लाइकोसाइडिक। बेस और बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, 2 के बीच में ए और टी के बीच में डबल, और जी और सी के बीच में ट्रिपल। फिर उसके बाद आपका फॉस्फेट और ईस्टर के बीच में फॉस्फोईस्टर,
तो ये बॉन्ड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बॉन्ड आपको याद रखना है। कैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनता है, ये सबको क्लियर है ना अच्छे से, यस मैम। है ना। ये बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस में भी पढ़ा है, इधर भी। अब आपको आता है कि आपको दे देगा कि जैसे एडिनोसाइन दे दिया, एडिनोसाइन दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि एडिनोसाइन ये आपका न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। मैम एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड है मैम, न्यूक्लियोसाइड है। एडिनोसाइन जो एडिनोसाइन और जो ग्वाइनोसाइन वगैरह होते हैं, ये सारे तो न्यूक्लियोसाइड होते हैं। हाँ, तो ये न्यूक्लियोसाइड स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये मैंने पूछा था, फॉल्स है मैम, ठीक है। फॉल्स है, तो फॉल्स। ये क्या है बेटा, हाँ ये फॉल्स है। इसका False है। न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, मैम एडिनाइलिक एसिड। और बताओ, नीचे तो दिया हुआ है ना, पढ़ के ही बता दो नलायको। एडिनाइलिक एसिड नीचे लिखा हुआ है ना, पढ़ के ही बता दो। जहाँ पे बेटा साइन और डाइन लिखा है, साइन और डाइन लिखा है, एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, ठीक है, थाइमीडाइन, जहां पे साइन और डाइन लिखा है वो क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। ओके, वो क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। ये बेटा ये आप लोग ना इसको लाइटली लेके जाते हो, अच्छा याद हो गया, याद हो गया, लेकिन ये वहां जाके भूल जाते हो। साइन डाइन इज न्यूक्लियोसाइड, साइन डाइन इज न्यूक्लियोसाइड, बार बार इसको बोल बोल के याद करो। पहाड़ा याद किए हो ना बचपन में टेबल, वैसे याद करो छोटी छोटी चीजें। ये सबको प्यूरिन पिरिमिडिन का पता है, प्यूरिन नाम छोटा दर्शन बड़ा, यस मैम। एडेनिन पिरिमिडिन नाम ग्वानिन छोटा नाम बड़ा दर्शन छोटा, ठीक है। छोटा। और इसमें मैंने आपको बताया है कि एडेनिन को कैसे पहचानना है, थाइमीन को कैसे पहचानना है, सबका मेडल लगा हुआ होता है ना, ये पढ़ के यस रखोगे, मैम। कल मैं टेस्ट लूंगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं टेस्ट लूंगी आपके क्या मैम? स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है बेटा कि मैं जो एडेनिन और ये सब जितने एनसीईआरटी में जितने स्ट्रक्चर है ना इस चैप्टर में, उसका टेस्ट लूंगी। ओके मैम। सारे मैम स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर दिमाग में छपे होने चाहिए। और मैम एडेनिन, हाँ आती हूँ और स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मतलब कुछ कुछ इसीलिए तो मुझे बिल्कुल आ जाते हैं लेकिन कुछ कुछ थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखो स्ट्रक्चर वाले में क्या होता है, जब आप पढ़ते हो ना तो आपको लगता है आप समझ गए, आपको याद हो गया, लेकिन फिर आप भूल जाते हो। तो एडेनिन थाइमीन, खासकर एडेनिन थाइमीन, ये जो चार जो हमारे बेसिस है ना, इनका इनका आपको क्या करना है, जो मैंने ट्रिक बताई हुई है मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में बताया ना, इसका ट्रिक मैंने यस मैम। बहुत अच्छे से समझाया हाँ है, मैम। एकदम डिटेल में समझाया है कि कौन क्लॉकवाइज जाता है, कौन एंटी क्लॉकवाइज जाता है। फिर उसके बाद उसमें बताया है कि किसमें CH3 लगता है, फर्स्ट पोजीशन को देखना है और हमको 6th पोजीशन को देखना है, ये सब मैंने बताया हुआ है। बहुत इजी तरीका बताया है, वो पढ़ लेना और फिर आप लोग ये पूरा याद कर लोगे। समझ गए बेटा? अगर बायोलॉजी में अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से कर लिया तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? ठीक है। और क्या पता बायोलॉजी में भी अब ये सारे क्वेश्चन दिए जाने लगे, क्योंकि है ना बुक में तो है, तो दे सकते हैं ना, वो कुछ भी दे सकते हैं। आप थोड़ी मना कर सकते हो कैसे दे दिया, ये तो अब तो मैम सिलेबस भी कम है। हाँ, आपको ये आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरे इंटरेस्ट का था ही नहीं, मजा ही नहीं आता था इसको देख के, तो आपने कैसे दे दिया भाई। वो कुछ भी देंगे आपको उठा के, कुछ भी दे देंगे, समरी से उठा के दे देंगे, तो क्या करोगे? बोलेंगे समरी में था, एक वर्ड था, ये दे दिया हमने। समझ गए? तो बेटा आपको अब आपकी जो प्रैक्टिस है ना एनसीईआरटी की, बहुत शानदार होनी चाहिए। तो कल मैं, या कल है या परसों है आपका सेशन, तो उसमें थोड़ा हम लोग डिटेल में ये कर लेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर वाले सारे। ओके मैम। हाँ, फिर हो गया आपका क्या, हाँ चार्गाफ रूल सबको पता है,
मैम चार का रूल आ जाएगा। है ना। चारगाफ रूल तो बेटा बहुत अच्छे से बता दिया है कि एडेनिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन कैसे निकालना है आपको, तो रेशियो 1 होगा। है ना। ये भी सभी याद करके रखेंगे। ये याद है। याद ना, है। ये बेटा मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ है आपको कि ये पूरा एक टर्न लेने में, एक टर्न बोले तो यहाँ से लेके ये पूरा यूं एक टर्न होता है। एक टर्न में कितने बेस पेयर हैं, ये ऐसे बेस पेयर कितने हैं, 10। 10 बेस पेयर हैं और एक बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। यस मैम। ठीक है, तो 10 के बीच कितनी होगी, एक के बीच 3.4 है तो 10 के बीच कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो, 34 आ 34 जाएगा एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसको नैनोमीटर में लेते हैं तो 0.34 nm है एक के बीच में, तो 10 के बीच में कितनी हो जाएगी, 3.4। ठीक है, Yes, ma'am. पहले आप याद करते थे, अब आपको समझ में आता है कि क्यों नंबर दिया है। तो बेटा ये भी आपको याद होना चाहिए। और जो आपकी बुक में दिया है, आपसे पूछेगा कि ये कौन सा डीएनए है, कौन सा डीएनए है, बी डीएनए है। कौन सा डीएनए है, बी डीएनए। बहुत सारे तरह का डीएनए होता है, ये कौन सा डीएनए है, बी डीएनए है। ठीक है, किसने खोज की थी, वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, उसके बाद आपको ये इसका पिच कितना होता है ये निकाल लेना है, उसमें दिया हुआ है, सब दिया हुआ है बेटा, सब याद करना आपको अच्छे से। मैम ये पिच वाला तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ क्योंकि इनहेरिटेंस में भी है। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। यस मैम, इस बार बनेंगे। हाँ, Complex क्योंकि बेटा सारे तरह के क्वेश्चन तो आ गए ना, अब ये सारे क्वेश्चन भी बच जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनका ध्यान तो इसमें जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और आपका फिर सीक्वेंस वगैरह ये सब तो क्वेश्चन है ही। मेटाबोलाइट्स क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू, है ना, जब प्रोसेस जब हो रही है। हमारे बॉडी के सारे कॉम्प्लेक्स जो मैम जो भी सिस्टम्स होते हैं वो सब वर्क करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवेज। हाँ, और उसी बीच में कुछ प्रोडक्ट बन जाते हैं अलग से, है ना। सब में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन जाते हैं, प्लांट में, ह्यूमन में, माइक्रोब्स में, तो उसी को हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट का तो हम यूज कर लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म के दौरान, तो हम उसको यूज कर रहे हैं। जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट में प्रोटीन टूटा तो अमीनो एसिड बना, तो अमीनो एसिड बना तो हम उसको फेंक थोड़ी देंगे, उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे अंदर जाके ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज जो बना हम उसको नहीं वेस्ट करते, हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, फिर जब यूज होने पर, काम आने पर फिर उसको यूज करते हैं। विटामिन, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब हमारे हो गए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या है कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी में क्या बनता है बेटा, एंटीबायोटिक्स बनता है, एंटीबॉडी। फिर हमारे अंदर खुद एंजाइम के इनहिबिटर कभी कभी बन जाते हैं, टॉक्सिन बनता है हमारे अंदर, प्लांट्स में भी बनता है, एनिमल आपके माइक्रोब्स में भी बनता है। तो माइक्रोब्स और प्लांट्स में जो बनता है उसको हम यूज कर लेते हैं, लालची इंसान, है ना। प्लांट ने बनाया कि भाई मैं तो कैफीन बना दूं, मैं तो स्पाइसेस बना दूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हमने क्या किया, लो भाई अचार बना देते तुम्हारे स्पाइसेस का, सुबह सुबह हम पिएंगे। जो तुम जहर सोच रहे हो ना, जो तुम सोच रहे हो कि डिफेंस, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्यों यूज किया जाता है, एज अ डिफेंस। ठीक है, तो वो एज अ डिफेंस वो बना रहे हैं, कैफीन बना रहे हैं, हम उसका चाय ले रहे हैं सुबह सुबह, लो तुम्हारा जहर हम सुबह सुबह पिएंगे, एकदम सुबह सुबह तुम्हारे बगल में बैठ के पिएंगे, है ना, कुर्सी लगा के, और हम उसको यूज कर रहे हैं। समझ गए। यस मैम। और फिर से आता है एक टेबल, इसमें इस चैप्टर के एक एक टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस आते हैं इनसे, इससे बहुत क्वेश्चन आता है बहुत आपका। सारे और आते हैं। कैसे क्वेश्चन आता है वो भी बता दिया है मैंने, कैसे आएगा, मैच दी फॉलोइंग आ जाएगा, फिर आ जाएगा कौन कैनावलिन क्या है, लेक्टिन। मैम स्टेटमेंट में नहीं आ सकते क्या? नहीं, स्टेटमेंट में नहीं आएगा, इससे स्टेटमेंट नहीं बन रहा। फिर आएगा राइसिन। ठीक है, राइसिन क्या है, टॉक्सिन है। फिर आपका
ड्रग्स विनब्लास्टिन कुरकुमिन है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। एल्कालॉइड्स में आपका मॉर्फिन, चलो जरा बताओ तो मॉर्फिन क्या काम करता है, कहाँ एक्ट करता है मॉर्फिन? मॉर्फिन जो होता है वो सीएनएस और हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है तो उसके ऊपर अफेक्ट करता है। और मॉर्फिन की ट्रिक मैंने क्या बताई थी? मतलब मोरनी खुश होके ना जब हाँ, डिएसिटाइलेशन होती है तो क्या बात है, बढ़िया। मोरनी का डांस देख करके हम क्या हो जा रहे हैं, डिप्रेजेंट, है ना, यस मैम। बिल्कुल सुस्त हो जा रहे हैं, ये हमको सुस्त कर देता है। यस वेरी गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पूरा कंप्लीट करा दूंगी। ऐसे ये चैप्टर तो भाई इतनी बार पढ़ा चुकी और मैं हूँ। क्वेश्चंस भी हाँ, क्वेश्चन भी मैं पूछूंगी, पहले सबसे पहले स्टार्ट ही होगा नहीं मैम, क्वेश्चन। क्वेश्चंस भी कराओगे क्या? तो क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, पहले तो मैं बताती जा रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ताकि आप खुद भी क्वेश्चन फ्रेम कर सको कि हाँ यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। बेटा अब वो समय आ गया है कि आपको भी पढ़ते वक्त ना आपका दिमाग भी ये कहे कि अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। यस मैम, असर्शन रीजन वाले तो बहुत ठीक है, आसानी से और हो जाते हैं। एजर्सन रीजन कैसे बनता है ये मैंने बताया हुआ है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के कि हाँ देखो यहाँ से बन सकता है एजर्सन रीजन। तो आपको ये भी बनना चाहिए, ठीक है। और Yes. ये हम लोग फिर से दोबारा से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक रिवीजन ही हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअली बच्चे बहुत भूलते हैं, है ना। यस मैम। पढ़ो और भूल जाओ, पढ़ो और भूल जाओ, केमिस्ट्री है ना, इसीलिए। Yes, मैम। मैम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी हाँ, कभी तो। नहीं नहीं, तो हम ना ये चैप्टर फिर से याद कर लेंगे, एकदम दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक है। Yes, मैम। चलो गुड, चलो कुछ पढ़ लिया। आज तो मुझे लग रहा था मैं पढ़ा ही नहीं